एक ऐसी लाश जिसमें ना खून के दाग थे ना मारपीट के निशान। बाहर से बिल्कुल साफ और शांत, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और ही था। जले हुए लॉन्ग्स, टूटी हुई हड्डी, कटा हुआ जीभ और उसके अंदर छुपी थी एक शैतानी ताकत। पुलिस भी हैरान थी, क्या ये एक ऑर्डिनरी केस है या फिर एक ऐसी रात जिसे समझना नामुमकिन है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर मूवी, उसी लाश के खौफनाक कहानी जिसने डॉक्टर को भी पागल कर दिया। यह है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। मूवी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होता है। पुलिस एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जहां उन्हें कुछ लाशें मिलती है। सब बॉडीज पर बहुत जख्म होते हैं, लेकिन बेसमेंट पर एक लड़की की लाश मिलता है जो बिल्कुल अलग होता है। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं थे, ना खून ना स्ट्रगल का साइन। पुलिस को वो लाश किसका है पता नहीं चलता, तो पुलिस उस अनजान लाश को एक नाम देती है, जेन डो। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फादर सन टॉमी और ऑस्टिन, जो प्रोफेशनल कोरोनर्स होते हैं। मतलब उनका काम होता है डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करना। तभी वहाँ ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा उससे मिलने आती है और वो एक लाश को देखने की जिद करने लगता है। टॉमी बोलता है कि ऑस्टिन को एक लाश दिखा सकता है। अब जो लाश ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एमा को दिखाती है, उसके पैर में घंटी बंधी हुई थी। एमा हैरान होकर पूछती है, ये बेल क्यों? टॉमी समझाता है कि पुराने जमाने में लोग कंफर्म नहीं कर पाते थे कि बंदा असली में मर गया है या बस कोमा में है, इसीलिए घंटी बांधी जाती थी ताकि अगर जिंदा हो तो हिले और घंटी बजे। आज के जमाने में ये रिचुअल कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन टॉमी अब तक पुरानी परंपरा को निभाता है। तो इन सब बातों के बाद ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली होती है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ जेन डो की लाश लेकर आती है। पुलिस टॉमी और ऑस्टिन को इस लाश का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल सुबह तक देने को बोलता है। इसीलिए ऑस्टिन अपना डेट कैंसिल करके अपने पिता टॉमी की मदद करने लगता है। जब ऑटोप्सी शुरू होती है तो अजीब गरीब चीजें सामने आती है। जेन डो के शरीर पर फिजिकल वायलेंस की कोई साइन नहीं था, लेकिन उसकी कलाई और टंगनी की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी जीभ कटी हुई थी और उसका एक मोलर टूथ मिसिंग था। इन सब के अलावा जब टॉम उसके शरीर को चीरता है तो अंदर के बॉडी पार्ट्स जैसे लंग्स जले हुए थे, लेकिन बाहर से शरीर पे एक खरोच तक नहीं था। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कट्स और बोन्स थे, मानो किसी ने उसके शरीर को अंदर से चोट पहुंचाया हो। इन सब के अलावा लाश की हालत देखकर लग रहा था कि जेन डो की मौत हाल ही में हुई थी, लेकिन उसकी आंखें क्लाउडी हो गई थी, जो कि सजेस्ट करता है कि जेन डो की मौत महीनों या फिर सालों पहले हो चुकी थी। ऑस्टिन नोटिस करता है कि जेन डो की कमर उसके शरीर के तुलना में काफी पतली थी, जो कि नॉर्मल नहीं थी। ऐसे कहीं 100 साल पहले करता था, जब लड़कियां जिंदगी भर कॉर्सेट पहना करती थी, जिससे उनकी कमर एकदम पतली हो जाती थी। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो और भी शॉकिंग डिस्कवरीज होती है। उसके अंदर से एक जिस्मोन व्हीट प्लांट निकलता है, जो कि इंसानों को पैरालाइज कर सकता है, लेकिन वो प्लांट इस एरिया में नहीं मिलता था, बल्कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के कुछ रीजन्स में ही मिलता था। इस सब के बीच रेडियो अपने आप स्टेशन चेंज करने लगती है और एक ही क्रीपी गाना बजाता रहता है। मोर्चरी में अजीब चीजें होने लगती है। ऑस्टिन को बिना वजह लगता है कि कोई हॉल के अंदर खड़ा है, और जब वो चेक करने जाता है तभी उसका बिल्ली वेंटिलेटर डॉक में मरा हुआ मिलता है। रेडियो पर एक और खबर आती है कि इस एरिया में रात को एक डेंजरस तूफान आने वाला है। ऑस्टिन सजेस्ट करता है कि ऑटोप्सी कल कंप्लीट करते हैं, लेकिन टॉमी जिद करता है कि वो आज ही इस केस को खत्म करेगा। पोस्टमार्टम के बाकी स्टेप्स और भी हॉरर दिखते हैं। उसके पेट के अंदर एक कपड़ा मिलता है जिसमें उसका मिसिंग दांत लपटा हुआ था और उस पे रोमन नंबर लिखे थे। जब टॉमी जेन डो की स्किन बॉडी से अलग करता है तो उसके स्किन के अंदर वाले हिस्से में कुछ रिलीजियस सिंबल और नंबर बने थे। वो सिंबल और नंबर देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके स्किन पे काला जादू किया हो, लेकिन कोई स्किन के अंदर कैसे लिख सकता है। तभी अचानक उस कमरे की सारी लाइट टूट जाती है और वहाँ एकदम अंधेरा हो जाता है। तभी वो लोग बैकअप लाइट जलाते हैं तो वो देखते हैं कि जेन डो के लाश को छोड़कर बाकी सारे लाश वहाँ से गायब हो चुके हैं। तभी अंधेरे से एक अनजान परछाई आती है और अचानक टॉमी पर हमला कर देता है। उसे काफी चोट लगती है। दोनों बाप बेटे भागने की कोशिश करते हैं पर लिफ्ट काम नहीं कर रहा था और बाहर जाने वाली एग्जिट डोर तूफान में पेड़ गिरकर अटक गया था। ऑस्टिन और टॉमी समझ लेते हैं कि जेन डो में शैतानी ताकत है। वो तुरंत फैसला करते हैं कि लाश को यहीं जला देंगे। जेन डो के शरीर पर आग तो लगती है, लेकिन ये आग तुरंत पूरे कमरे पर फैल जाती है, जिसके कारण ऑस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर के प्रयोग करता है। जब आग बुझती है तो सरप्राइजली जेन डो के शरीर बिल्कुल भी जला नहीं था। तभी अचानक एलिवेटर में पावर आती है। दोनों बाप बेटे लिफ्ट की तरफ भागते हैं और उसकी डोर बंद करने लगते हैं। तभी उन लोगों को घंटी की आवाज आती है। वो बिल जो पहले लाश पर बंधा हुआ था, उन्हें लगता है कि वो लाश
पुलिस उन्हें मारने आ रही है। डर के मारे टॉमी एक्स उठाकर लिफ्ट के बाहर आते शख्स पर वार कर देता है। तभी ऑस्टिन को एमा की आवाज आती है। जब डोर खोलकर ऑस्टिन देखता है, सच सामने आती है। वो एमा थी, ऑस्टिन से मिलने वापस आई थी। वो टॉमी के एक्स से उसकी मौत हो जाती है। एमा को इस हालत में देखकर ऑस्टिन टूट जाता है, जोर जोर से रोने लगता है और दोनों समझ लेते हैं कि जेन डो उनके दिमाग और नजर दोनों को मैनिपुलेट कर रहा है और वो दोनों को भी मार देगी। इसके बाद वो वापस ऑटोप्सी रूम में जाकर सारे क्लू दोबारा देखते हैं ताकि कोई क्लू मिल सके जेन डो को रोकने के लिए। वो लोग सब चीजें फिर से देखने लगते हैं। कपड़े पर लिपटा मिसिंग दांत, रोमन नंबर, स्किन के अंदर का सिंबल, जिम्सन वेट, ताकि समझ सके कि श्राप का सोर्स क्या है और उसे कैसे रोका जाए। जब ऑस्टिन जेन डो का ब्रेन सेल चेक करता है तो वो उन सेल्स को एक्टिव पाता है, जिसका मतलब था कि समहाउ जेन डो अब तक जिंदा था। कपड़े पर लिखा टेक्स्ट को देखकर वो लोग बाइबल का रेफरेंस डिटेक्ट करते हैं, लेविटियस 20:27, जो विचेस को पनिश करने वाला लॉ का जिक्र करता है। साथ ही ईयर 1693 लिखा था, जो सालेम विच ट्रायल का वक्त था। अब दोनों समझ जाते हैं कि जेन डो असल में एक मासूम लड़की थी जिसको सालेम ट्रायल्स के दौरान टॉर्चर करके मार दिया गया था, लेकिन उस टॉर्चर से वो सचमुच का एक विच बन गई थी, एक इमोर्टल शैतान विच जो कि अपना बदला चाहती है। अब क्योंकि इन दोनों ने जेन डो का शरीर को चीर फाड़ दिया था, टॉमी समझ जाता है कि वो इनके शरीर पे ऐसा ही जख्म देगी। तो टॉमी विच से गुहार करता है, मुझे ले लो लेकिन मेरे बेटे ऑस्टिन को छोड़ दो। और एग्जैक्टली वही होता है। टॉमी की टांग और कलाई वैसे ही टूट जाते हैं जैसे जेन डो का ब्रोकन जॉइंट्स था और उसके शरीर में वो सब चोट आने लगते हैं जो उन्होंने जेन डो के लाश को पहुंचाया था। वो दूसरी तरफ जेन डो का शरीर अपने आप हील हो रहा था। टॉमी ऑस्टिन को बोलता है कि उसको मार डाले ताकि उसका ये दर्द खत्म हो जाए और ऑस्टिन रोते रोते अपने पापा को मार देता है। तभी ऑस्टिन को आवाज आती है और उसको लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर हेल्प करने के लिए आया है। तो वो आवाज का पीछा करते हुए एग्जिट डोर की तरफ जाता है, पर जब वहाँ पहुँच जाता है तभी उसको अपने पापा का आत्मा दिखाई देता है। वो घबरा कर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत वहीं हो जाती है। सुबह पुलिस वापस आती है और सीन देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ये क्राइम सीन बिल्कुल वही रिपीट लगता है जैसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया था। 4 लाशें थी, 3 लाशें खौफनाक मौत से मरी हुई और जेन डो के लाश बिल्कुल एकदम फ्रेश दिख रहा था, जैसे उसके ऑटोप्सी कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। जेन डो उन तीनों को मारकर अपने शरीर पूरी तरह ठीक कर चुकी थी और उसके बाद एम्बुलेंस जेन डो को एक नया प्रोविंस भेजने लगता है और गाड़ी के रेडियो पर फिर वही क्रीपी गाना बजने लगता है। कैमरा जूम होकर जेन डो की पैर दिखाया जाता है और उसकी उंगली हिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की पूरी कहानी। अगर आपको थोड़ा क्रीपी और हॉरर मूवी पसंद है और R-rated सीन देख सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इसमें जो सस्पेंस और हॉरर वाइब्स है वो आपको 1 मिनट भी इस मूवी से दूर जाने नहीं देगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए ताकि आगे का कोई हॉरर मूवी मिस ना हो। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।